नमस्कार साथियों, और आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और आज हम स्टार्ट करेंगे वाच के प्रयोगों के बारे में। क्लास है हमारी वाच के प्रयोगों के बारे में। तो वाच के जो प्रयोग होते हैं वास्तव में किस प्रकार से किए जाते हैं, तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्रिया ही होती है। कौन होती है? क्रिया। क्रिया वास्तव में हमारा जो पूरा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में किसका अनुसरण करती है, वो जिसका अनुसरण करेगी वही हमारा वाच्य कहलाएगा, वाच्य का प्रयोग कहलाएगा। यदि क्रिया आपके वाक्य में कर्ता का अनुसरण करती है तो इसको हम कर्तरी वाच्य कहेंगे, कर्तरी प्रयोग कहेंगे, ठीक है ना। और यदि कर्म का अनुसरण करती है तो इसको कर्मणी प्रयोग कहेंगे, राइट। और यदि क्रिया भाव का अनुसरण करती है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? भावे प्रयोग। तीन तरह के प्रयोग माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक तो कर्ता है, दूसरा कर्म है, तीसरा भाव है। और इन तीनों का अनुसरण अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह से क्रिया करती है। इस तरह से हमने प्रयोग को तीन भागों में बांटा है ना। क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? वाक्य में कर्ता का कर रही है, कि कर्म का कर रही है, या फिर भाव का कर रही है। इस आधार पर प्रयोग तीन प्रकार के माने गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाच्य के प्रयोग की परिभाषा क्या होगी। वाच्य के प्रयोग तीन तरह के होते हैं भैया, ना। क्रिया वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया में से किसका अनुसरण करती है, किसका अनुसरण करती है। इस आधार पर वाच्य के तीन प्रयोग माने गए हैं, ठीक है ना, माने गए हैं। नंबर 1 कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग मतलब वही कर्ता वाला है, ठीक है ना। देखो इसका क्या होगा कर्तरी प्रयोग में, कि जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार वाक्य में आते हों, तब ये जो प्रयोग होगा ये कौन सा होगा? ये प्रयोग होगा कर्तरी प्रयोग, ठीक है ना। यानी कि टोटली क्रिया जो अनुसरण करेगी वो कर्ता का करेगी। किसका करेगी? कर्ता का करेगी। इसलिए ये जो प्रयोग होगा वो किसका हो जाएगा? कर्तरी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। देखिए आप लोग, कर्तरी प्रयोग है ना, क्रिया का लिंग वचन पुरुष आदि जब वाक्य में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि का अनुसरण करे, तब क्रिया का लिंग वचन पुरुष आदि जब वाक्य में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि का अनुसरण करे, तब ऐसे वाक्य के प्रयोग को क्या कहेंगे? कर्तरी प्रयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्तरी प्रयोग करें। यानी कि एक ही बात याद रखना है कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है। क्रिया क्या कर्ता के अनुसार बदल रही है क्या? क्रिया का जो लिंग है, वचन है, वो या पुरुष है, वो किस आधार पर बदल रहा है? कर्ता के आधार पर। जैसा कर्ता होगा यानी कि कर्ता यानी कि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही आ रही है क्या? है ना। कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया क्या बहुवचन में आ रही है क्या? है ना। और कर्ता जो है अन्य पुरुष में है
या मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, कैसे, क्या उसके अनुसार ही क्रिया आ रही है क्या? यदि इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए क्रिया अनुसरण कर रही है कर्ता का, तो फिर वो प्रयोग हो जाएगा कौन सा? वो प्रयोग हो जाएगा कर्तरी प्रयोग। देखिए उदाहरण समझते हैं, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? चलिए उदाहरण देखते हैं कर्तरी प्रयोग के। उदाहरण देखते हैं कर्तरी प्रयोग के। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता आम खाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता आम खाती है। ठीक है भाई, कर्तरी प्रयोग। अब देखो ये क्रिया का जो लिंग वचन है वो किस आधार पे बदल रहा है। ये राम करता है, यहाँ पर राम क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है ना, और अन्य पुरुष है, तो उसी हिसाब से हमारी क्रिया देखो पुल्लिंग है ना, तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है कि नहीं है? पढ़ता, पढ़ती तो नहीं है, ठीक है ना, और एक वचन है तो पढ़ते तो नहीं है बहुवचन में, कहीं पढ़ता ही है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो क्रिया है किसका अनुसरण कर रही है? वो कर्ता का कर रही है। अगर ये कर्म का अनुसरण करती तो ये पढ़ती हो जाती है। वो कर्म क्या है वाक्य में? पुस्तक है, राइट, तो फिर तो ये पढ़ती हो जाती और कर्म प्रधान हो जाता वाक्य, है ना। तो लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव में यह है कि राम जो है कर्ता है और कर्ता का अनुसरण कर रही है कौन? क्रिया। इसलिए ये वाच्य जो होगा ये कौन सा होगा? इसका प्रयोग कर्तरी प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कर्तरी प्रयोग होगा, राइट। इसी तरह से सीता आम खाती है। अब भैया देखो आम तो पुल्लिंग है, राइट, आम खाया जाता है, लेकिन वास्तव में सीता कौन है? सीता स्त्रीलिंग है और एक वचन है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्रिया जो है हमारी एक वचन में ही है कि नहीं है, और स्त्रीलिंग में आई है क्रिया, तो क्रिया जो है कर्ता का ही अनुसरण कर रही है। इसलिए जो प्रयोग हो जाएगा वो कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। कौन सा प्रयोग हो जाएगा? कर्तरी प्रयोग। तो बस इतनी सी बात याद रखना है कि वाच्य में या वाक्य जो होता है उसमें क्रिया किसका अनुसरण करती है? वास्तव में वो कर्ता का करती है इस वाले में। तो अगर कर्ता के जैसे ही आ रहा है उसका लिंग वचन और पुरुष, तो फिर हम जाएंगे सीधे तौर पर कहाँ पर? कर्तरी प्रयोग पर, राइट, ओके। तो कर्तरी प्रयोग क्लियर हो गया आपको? अब देखो भैया और उदाहरण दे देता हूं एक आध में आपको। मैं पुस्तक खरीदता हूं, मैं पुस्तक खरीदता हूं, ठीक है भाई। अब देखो ये क्रिया जो है वो मेरे हिसाब से आई है, ना कि पुस्तक के हिसाब से। पुस्तक फिर स्त्रीलिंग है और खरीदना है मतलब पुल्लिंग है, तो मैं पुल्लिंग हूं, राइट, और इसलिए मैं पुस्तक खरीदता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। तो मैं पुस्तक खरीदता हूँ। और यहाँ पे यदि कोई गर्ल्स होती तो मैं पुस्तक खरीदती हूँ, तो यहाँ पर भी मेनली उस गर्ल्स के हिसाब से जो मैं आया है उसके हिसाब से खरीदती आएगा, ना कि इस पुस्तक के हिसाब से, राइट। इसलिए ये वाक्य भी कैसा हो जाएगा? कर्तरी प्रयोग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कर्तरी प्रयोग में आ जाएगा। रोहन खिचड़ी खाता है, ठीक है भाई। खिचड़ी की याद है आपको? आई? अच्छी लगती है भाई खिचड़ी यार। रोहन खिचड़ी खाता है। देख लो भाई, अब खिचड़ी तो स्त्रीलिंग है, खाई जाती है, लेकिन हमारी क्रिया कैसे आ रही है? हमारी क्रिया तो रोहन के हिसाब से आ रही है जो करता है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कैसी हो गई? पुल्लिंग हो गई, ठीक है। इस तरह से ये क्रिया का लिंग वचन और पुरुष यदि कर्ता के हिसाब से चेंज होगा तो वो कर्तरी प्रयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्तरी प्रयोग कहलाएगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं इसका। लड़के स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, लड़के स्कूल जाते हैं। अब क्रिया देखो, ये जो कर्ता है ये कर्ता कैसा है? बहुवचन में है। कैसा है? बहुवचन में है भाई। तो आपकी क्रिया भी देखिए बहुवचन में,
स्कूल तो एक वचन ही है आपका, ठीक है, कर्म तो, लेकिन क्रिया कैसे बदल रही है आपकी, कर्ता के हिसाब से बदल रही है, इसलिए वाच्य का प्रयोग जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कर्तरी प्रयोग हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा, कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। इसके हिसाब से क्रिया बदल रही है। देखो बहुवचन में आ गई है, ये भी, ये बहुवचन में था तो वो भी बहुवचन में आ गई, राइट, समझ में आ गया कर्तरी प्रयोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्मणी प्रयोग के बारे में। कर्मणी, जल्दी आ जाओ सामने फटाफट बोर्ड पर। तो कर्मणी प्रयोग आ गया फटाफट आपके बोर्ड पर, और वो परिभाषित कर रहा है स्वयं को, कह रहा है कि जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हो तो वहां पर जो प्रयोग होगा वो कर्मणी प्रयोग होगा। ठीक है, देखो कर्मणी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, राइट। तो देखिए आप लोग, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष जब कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हो या परिवर्तित हो जाते हो, तो हो जाते हैं तो ऐसा वाक्य का जो प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा, कर्मणी प्रयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मणी प्रयोग कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रिया चेंज होगी, किसके हिसाब से, ध्यान दीजिएगा। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष जो होगा, लिंग वचन और पुरुष, ये तीन चीजें ध्यान देना है, लिंग वचन और पुरुष। क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से। कर्म का लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण अगर करें, पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में कर्मणी प्रयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मणी प्रयोग कहलाएगा। अब देखते हैं इसका, जैसे राधा ने गीत गाया और मोहन ने किताब पढ़ी। राधा ने गीत गाया, मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी। अब देखो ये क्रिया जो चेंज हो रही है ना भाई, ये क्रिया जो है राधा के हिसाब से नहीं है, राधा तो स्त्रीलिंग है। यदि क्रिया इसके हिसाब से चेंज होती तो गई होता है, लेकिन ये गीत है ना, ये पुल्लिंग है। गीत क्या है, पुल्लिंग है। इस तरह से इसका अनुसरण किया गया है, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। ठीक है ना। तो गीत गाया जाता है, राइट, इसलिए ये कर्म का अनुसरण कर रही है। गीत एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। ठीक है, इसलिए प्रयोग कौन सा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा सर कर्मणी प्रयोग। क्या हो जाएगा, कर्मणी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी, तो मोहन तो भैया पुल्लिंग है, मोहन तो पुल्लिंग है। उसके हिसाब से अगर क्रिया आती तो पढ़ा आता, लेकिन क्रिया किसके हिसाब से है बेटा, किताब के हिसाब से। और किताब क्या है, किताब स्त्रीलिंग है सर। क्या है, स्त्रीलिंग है। और ये भी क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग है। तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्म का। भाई क्या पढ़ी, किताब पढ़ी, तो कर्म है कि नहीं है ना, सकर्मक क्रिया है कि नहीं। तो कर्म के हिसाब से क्रिया आती है तो प्रयोग हो जाता है कर्मणी प्रयोग। कौन सा हो जाता है, कर्मणी। इतनी सी बात याद रखनी है कि क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का कर रही है, कर्म का कर रही है, या फिर भाव का कर रही है। ठीक है ना। तो हमारा उत्तर फटाफट आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कर्मणी प्रयोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा भावे प्रयोग। अगला कौन सा है, भावे प्रयोग। भावे प्रयोग का मतलब क्या, जब वाक्य में जो क्रिया होती है ना, ये क्रिया ना तो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करे, और ना ही जो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष है वो वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष
ना तो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करे और ना ही कर्म के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करे, बल्कि क्या करे, बल्कि ये करे कि उसका जो लिंग वचन और पुरुष होगा वो कुछ अलग स्तर से होगा। यहाँ पर कैसे कि हमेशा यहाँ पर क्रिया, इसकी पहचान है भावे प्रयोग की, याद रखिए कि एक तो हमेशा क्रिया एक वचन में आएगी, अन्य पुरुष में आएगी, किस में आएगी, अन्य पुरुष, हमेशा अन्य पुरुष का अनुसरण करेगी इसमें क्रिया, ठीक है ना। एक वचन में आएगी, अन्य पुरुष में आएगी, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक वचन और अन्य पुरुष, एक वचन और अन्य पुरुष, ठीक है ना। देखिए उदाहरण देखते हैं। चलो पहले तो ये इसका परिभाषा भावे प्रयोग की है ना। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष, क्रिया के लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष आदि, लिंग वचन पुरुष, ना तो कर्म के, सॉरी कर्ता लिख लो, कर्म लिख लो, एक ही बात है, पहले कर्म के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करें, और ना ही कर्ता के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करें, ठीक है ना। ना तो किसका, कर्म का करना है अब, क्योंकि उनका कर चुके हैं, ठीक है ना, और ना ही कर्ता का करना है ना। वास्तव में अब करना क्या है ना। अब तो क्रिया वास्तव में किस में होगी, एक वचन में होगी, अन्य पुरुष में होगी, ठीक है ना। एक वचन और अन्य पुरुष में रहेगी तो मानेंगे हम। तो यहां लिख सकते हैं अपन, जबकि भावे प्रयोग में क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी। एक तो कैसे होगी, पुल्लिंग में होगी, पुल्लिंग, एक वचन में होगी और अन्य पुरुष में होगी, तब प्रयोग भावे प्रयोग कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी सी बात याद रखना है कि हमेशा क्रिया जो है पुल्लिंग में होगी, एक वचन में होगी और अन्य पुरुष में होगी। इतनी सी कहानी है भावे प्रयोग की। 3 पॉइंट याद रखना बस, कि क्या अन्य पुरुष में है क्रिया, एक वचन में है, और वचन हो गया, पुरुष हो गया, और अन्य पुरुष वचन और पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन। ये 3 बातें याद रखनी है, बस इतने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इतनी समझ में आ गई बात। ना तो कर्ता का अनुसरण होगा, ना कर्म का होगा। क्रिया ना तो कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलेगी और ना ही कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार अपना लिंग वचन पुरुष चेंज करेगी। अब तो क्रिया हमेशा एक वचन में रहने वाली है, अब तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में रहने वाली है, अब तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में रहने वाली है, अन्य पुरुष का अनुसरण करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो ऐसी सिचुएशन में हम चले जाएंगे सीधे कहां पर, भावे प्रयोग में। कौन से प्रयोग में, भावे प्रयोग में। देखिए उदाहरण देखते हैं। सीता से रोया नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता। राम सीता दोनों आ गए यहां पर। उदाहरण नंबर 1, राम से रोया नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता। सीता से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, राइट। राम से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता। और उदाहरण की बात करें तो लड़कों से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया
नहीं जाता। तीनों तरह से उदाहरण कंप्लीट है हमारे कि लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से। देखो भाई, राम, चलो ये तो छोड़ो, आप तो यहाँ पे देखिएगा जो क्रिया है हमारी, ये क्रिया कैसी है। क्रिया के जो 3 गुण मैंने बताए थे यहाँ पे कि हमेशा पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष का अनुसरण करेगी। तो देखो क्रिया एक वचन पुल्लिंग है, क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है यहाँ पे क्रिया, एक वचन में है, जाता है ना कि जाते हैं, ठीक, और अन्य पुरुष में है, अन्य पुरुष में, ये तीनों चीज का है। देखो राम के बारे में बात हो रही है तो राम अन्य पुरुष ही है ना, आपसे थोड़ी बात हो रही है भाई साहब, अरे भाई आपसे नहीं हो रही है, राम के बारे में हो रही है, ठीक है। तो राम से रोया नहीं जाता, ठीक है। तो राम अन्य पुरुष हो गया और क्रिया इसके माध्यम से क्या हो गई, एक वचन हो गई अपने आप में, और पुल्लिंग है क्रिया और अन्य पुरुष में, राइट। इसी प्रकार सीता से रोया नहीं जाता। देखो अब स्त्रीलिंग शब्द आया है सामने तो वास्तव में, लेकिन फिर भी हमारी जो क्रिया है वो पुल्लिंग है। तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी, कर्ता स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी हमारी क्रिया पुल्लिंग बनी हुई है, एक वचन बनी हुई है, और अन्य पुरुष में तो है ही सही। सीता के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सीता एक अन्य है क्या नहीं, सीता से रोया नहीं जाता मतलब उसके बारे में ही बात हो रही, तो अन्य पुरुष में आएगा ये, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो अब बहुवचन ले लिया हमने, तो लड़कों से रोया नहीं जाता, बहुवचन कर्ता होने के बावजूद भी क्रिया एक वचन में है कि नहीं है भाई, एक वचन में क्रिया एक वचन में है सर, क्रिया अब भी पुल्लिंग है, राइट, और अन्य पुरुष में है, पुल्लिंग भी है और अन्य पुरुष में भी है। इसलिए अतएव ये जो प्रयोग होगा वो भावे प्रयोग होगा, चाहे हमने लिंग बदल दिया, हमने वचन बदल दिया, हमने पुरुष बदल दिया, सब बदल दिए, लेकिन क्रिया का रूप परिवर्तित नहीं हुआ। और ऐसी सिचुएशन में जो प्रयोग होता है वो भावे प्रयोग होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, भावे प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको वाच्य के प्रयोग समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग, है ना, और लेकर आएंगे आपके लिए क्रिया का एक और पार्ट है हमारे पास में जिसका नाम है काल। क्रिया के रूप में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो आपने पढ़ा क्या, वाच्य, दूसरा वाच्य के प्रयोग, और तीसरा काल, ठीक है ना। तो काल और कल पढ़ेंगे, काल को कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।